दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है मंगलवार 19 जनवरी 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों बिहार में नीतीश कुमार की सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार आज होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक आज राजभवन में नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण होगा। हालांकि कितने लोग मंत्री शपथ लेंगे और वो कौन कौन है, इस बारे में अभी खुलासा नहीं हुआ है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ देर पहले जेडीयू के दफ्तर पहुंचे थे। समझा जा रहा है कि वो यहाँ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और फिर कार्यकर्ताओं से इस पर चर्चा करने आए हैं। आपको बता दूं कि रविवार की शाम बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल और राज्य के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने एक अन्य मार्ग जाकर सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। लगभग 40 मिनट तक चली इस बैठक में कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा हुई थी। जी सीएम आवास से बाहर निकलने के बाद जायसवाल ने मंत्रियों की सूची को लेकर पत्ते नहीं खोले। वहीं डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने भी मुख्यमंत्री से हुई मुलाकात करके सब कुछ ठीक होने का दावा किया था। आपको बता दें कि वर्तमान में नीतीश सरकार में 13 मंत्रियां शामिल है। जहां विस्तार के बाद 23 और मंत्रियों के शपथ होने की गुंजाइश है। अगर नीतीश की पिछली सरकार को देखें तो उसमें मुख्यमंत्री समेत कुल 35 मंत्री थे। दोस्तों आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर राजभवन पहुंचे। वे राज्य में लगातार सामने आ रही क्राइम की घटना को लेकर सीएम नीतीश कुमार सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। यह वही दूसरी ओर बिहार जेडीयू के प्रवक्ता संजय सिंह ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर ही आरोप लगाते हुए कहा कि तेजस्वी यादव अपराध का ढोल पीट रहे हैं। ये महज उनका दिखावा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव का प्रोडक्ट क्राइम है और वो उसके ब्रांड एम्बेसडर है। कल तेजस्वी यादव ने कहा था कि डीजीपी का कहना है कि 2019 में क्राइम रेट ज्यादा था और अब वो कम हो गया है। लेकिन नीतीश कुमार पिछले 16 साल से राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। अगर पुलिस का व्यवहार इस तरीके का है तो फिर लोग राज्य में कानून व्यवस्था की जमीनी हकीकत समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार से निवेदन करता हूं कि आप एक कमजोर मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अपने पद के लिए किसी मानव जीवन को बलिदान होने ना दें। राज्य में क्राइम पर कंट्रोल करने की जिम्मेवारी आपकी है, क्योंकि आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों बिहार के 90,000 सरकारी स्कूलों में आपदा प्रबंधन का पुख्ता इंतजाम करने की तैयारी में जुटे हुई है। सभी सरकारी स्कूलों में अग्निमिशन यंत्र अनिवार्य कर दिया गया है और इसके लिए 20,000 रुपए तक खर्च का प्रावधान है। जी हां, वही मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत 1 दिवसीय प्रशिक्षण, स्कूल सुरक्षा गाइडलाइंस का लेखन, जागरूकता, विद्यालय आपदा प्रबंधन की योजना और मॉक ड्रिल का आयोजन कराया जाएगा। शिक्षा विभाग ने आपदा प्रबंधन समितियों के सदस्यों और शिक्षकों को सुरक्षा संबंधित प्रशिक्षण दिलाने का निर्देश दिया है। दोस्तों बिहार के दरभंगा में नेशनल स्किल इंस्टीट्यूट खुलेगा। जहां ये पहला राष्ट्रीय कौशल विकास का इंस्टीट्यूट होगा जहां लड़के और लड़कियां दोनों प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। जहां ये 7 एकड़ में बनेगा और इसके लिए दरभंगा में जमीन भी चिन्हित कर ली गई है। जहां इस इंस्टीट्यूट की बाजार की मांग के अनुरूप अत्याधुनिक ढंग से युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। जहां दरभंगा के राज्य स्तरीय नेशनल स्किल इंस्टीट्यूट में लड़के और लड़कियां दोनों को कौशल विकास हो सकेगा। इस इंस्टीट्यूट में निर्धारित सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। जहां राज्य में लड़कियों के लिए ऐसा एक इंस्टीट्यूट पहले से खुला गया है। हालांकि अभी इसके लिए भवन नहीं है। फिलहाल इसे दीघा ITI में एक तल पर संचालित किया जा रहा है। आत्मनिर्भर बिहार और फिर मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना पार्ट 2 के तहत सर्वाधिक जोर युवाओं को प्रशिक्षित करके दक्ष बनाने पर है। इसके लिए बिहार सरकार अलग विभाग भी बनाने जा रही है। इसके गठन की कवायद शुरू हो चुकी है। कौशल विकास एवं उद्यमी विकास नामक इस नए विभाग के अधीन राज्य के सभी ITI और फिर पॉलिटेक्निक होंगे। इन सभी संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। वह ITI प्रशिक्षित युवाओं के साथ ही गैर प्रशिक्षितों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। दोस्तों बिहार के 15 जिले कड़ाके की ठंड की चपेट में हैं। मौसम की स्थिति को देखते हुए पटना समेत इन 15 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट घोषित किया गया है। जी हां, राज्य के दक्षिण मध्य भाग पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, नवादा और राज्य के दक्षिण पश्चिमी भाग बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल में अधिक तापमान सामान्य से काफी नीचे आ गया है। इस वजह से अगले 24 घंटे के लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने इन सभी जिलों में पीला यानी कि येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों के अलावा पूर्णिया में
कोल्ड डे घोषित किया गया है। गौरतलब है कि 2 दिन लगातार अधिकतम तापमान के सामान्य से 4 या फिर इससे अधिक डिग्री तक कम होने की स्थिति में मौसम विभाग की ओर से कोल्ड डे की घोषणा की जाती है। जी हां, मौसम विज्ञान केंद्र पटना की ओर से अगले 24 घंटे तक लोगों को कड़ाके की ठंड से बचने की सलाह दी गई है। फारबिसगंज में ठंड की स्थिति को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। जी हां, यहां ठंड की स्थिति पिछले 24 घंटे में और भी गंभीर हो गई है। रविवार को भी सीमांचल मिथिलांचल में भारी ठंड की स्थिति बनी रही। राज्य में सबसे अधिक तापमान भागलपुर में 20.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान डेहरी में 5 डिग्री सेल्सियस बना हुआ रहा। दोस्तों, बिहार के सीमांचल और कोसी में 5,000 करोड़ रुपए से सड़कों की जाल बिछाए जाने से 2 करोड़ आबादी की चाल बदल जाएगी। जी हां, जिनमें नेशनल हाईवे 131A, नेशनल हाईवे 107, नेशनल हाईवे 57A, नेशनल हाईवे 327E का काम चल रहा है। जी हां, पूर्णिया कोसी प्रमंडल के 7 जिलों में नेशनल हाईवे का जाल बिछाने से झारखंड, बंगाल और नेपाल की राह आसान हो जाएगी। दोनों प्रमंडलों की 2 करोड़ आबादी नेशनल हाईवे बनने से लाभान्वित होंगी। जी हां, इससे कोसी और सीमांचल के सामाजिक और आर्थिक विकास में भी वृद्धि होगी। पूर्णिया से कटिहार होते हुए नारायणपुर तक के नेशनल हाईवे 131A का काम शुरू हो चुका है। जिसका कंपनी ने भौतिक अधिग्रहण का काम शुरू कर दिया गया है। कटिहार बाईपास से जमीन भी ले ली गई है। जिसका करीब 2000 करोड़ रुपए की लागत से 49 किलोमीटर सड़क बनाई जा रही है। कटिहार में 14 किलोमीटर का बाईपास बनेगा, जो उच्च स्तरीय सेतु, 5 लघु सेतु, 2 फ्लाईओवर, 3 ROB, 17 अंडरपास भी बनाया जाएगा। इस रोड के निर्माण के बाद बिहार झारखंड के बीच संपर्क आसान हो जाएगा। इस तरीके से पूर्णिया से मधेपुरा होते हुए सहरसा तक नेशनल हाईवे 107 का काम भी चल रहा है। जी 87 किलोमीटर की सड़क के निर्माण पर 736 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके तहत मधेपुरा में फ्लाईओवर बनेगा, मधेपुरा में 4 और फिर पूर्णिया में 1, यानी कि कुल 5 ROB यानी कि रेलवे ओवर ब्रिज बनाया जाएगा। जी हाँ, पूर्णिया के वनभाग समेत 2 उच्च स्तरीय पुल और पूर्णिया जिला में 3 अंडरपास बनेगा। मधुबनी से मनरेगा तक बाईपास भी बनेगा। दोस्तों, भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन और वीआईपी के मुकेश सहनी ने विधान परिषद चुनाव के लिए उम्मीदवार के रूप में सोमवार को नामांकन किया है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दोनों उप मुख्यमंत्री यानी कि तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, सांसद सुशील कुमार मोदी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की मौजूदगी में दोनों नेताओं ने नामांकन किया है। शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि उन्हें सुशील कुमार मोदी की सीट पर उम्मीदवार बनाया गया है। इसके लिए मैं पार्टी नेता और फिर मुख्यमंत्री को बधाई धन्यवाद देता हूँ। मुकेश सहनी ने भी उम्मीदवार बनाए जाने पर एनडीए नेताओं को धन्यवाद दिया है। वही नामांकन के दौरान पटना प्रमंडल आयुक्त कार्यालय परिसर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों के सवालों पर कहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द ही किया जाएगा। दोस्तों, केंद्र की कृषि कानूनों के खिलाफ जारी हल्ला बोल के बीच किसानों ने ऐलान किया है कि वे 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। जी हां, मगर इसे रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर कल सुनवाई हुई। जी हां, सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वे दिल्ली पुलिस का काम है कि वे तय करे कि दिल्ली में कौन आएगा और कौन नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शहर में कितने लोग हैं, कैसे आएंगे, यह पुलिस तय करेगी, सुप्रीम कोर्ट नहीं। अब इस मामले पर बुधवार यानी कि कल 20 जनवरी को सुनवाई होगी। जी हां, सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा है कि यह मामला कानून व्यवस्था से जुड़ा है और इसके बारे में फैसला पुलिस लेगी। इस मामले से निपटने के लिए आपके पास सारे अधिकार हैं। दिल्ली में किसे प्रवेश देना चाहिए, किसे नहीं देना चाहिए, इस बारे में फैसला करने का पहला अधिकार पुलिस को है। हम आपको ये नहीं बताने जा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। इस विषय पर 20 जनवरी को यानी कि कल विचार करेंगे। पीठ ने कहा है कि दिल्ली में प्रवेश का मामला न्याय व्यवस्था से जुड़ा हुआ है और पुलिस इस पर फैसला करेगी। दोस्तों, बिहार में मार्च से मई महीने के बीच मुखिया का चुनाव कराया जाएगा। जहां इसको लेकर पंचायती राज विभाग और चुनाव आयोग तैयारी में लगा हुआ है। इसी बीच राज्य चुनाव आयोग ने मुखिया को लेकर बड़ा फरमान जारी किया है। राज्य चुनाव आयोग यानी कि बिहार चुनाव आयोग ने फरमान जारी करते हुए कहा है कि इस बार के पंचायत चुनाव में वर्तमान मुखिया के घर के 100 मीटर के अंदर मतदान केंद्र नहीं बनाया जाएगा। इसको लेकर राज्य चुनाव आयोग ने बूथों की गठन को भी मंजूरी दे दी है। जी हां, आयोग ने कहा है कि किसी भी थाना, अस्पताल, डिस्पेंसरी, मंदिर या फिर धार्मिक स्थानों पर भी बूथ का गठन नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ कहा है कि किसी भी व्यक्ति के निजी परिसर में भी बूथ नहीं बनाए जाएंगे। इसको लेकर आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि बिहार में इस बार के पंचायत चुनाव में कई नए मतदान केंद्र देखने को मिल सकते हैं और कुछ मतदान केंद्र में परिवर्तन भी हो सकता है। जी हां, राज्य चुनाव आयोग सभी मतदान केंद्र की सूची 2 मार्च 2021 तक जारी कर देगा।
दोस्तों बिहार विधान परिषद उपचुनाव के दौरान एक बार फिर से सूबे की सियासत में भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह की एंट्री हुई है। जी हां, एनडीए में हो रहे मतभेदों को अमित शाह ने एक बार फिर से किनारे किया है, जिसके बाद अब एनडीए में ऑल इज वेल है। बिहार में विधान परिषद की 2 सीटों के लिए उपचुनाव होना है। जी हां, एनडीए की तरफ से उम्मीदवारों को लेकर तमाम अटकलों और फिर उठापटक भी समाप्त हो चुकी है। भाजपा कोटे से शाहनवाज हुसैन एमएलसी बनाए जाएंगे। वहीं वीआईपी पार्टी के खाते में गई एक सीट पर भी उम्मीदवार का नाम तय हो चुका है, जो कल नामांकन भी हो चुका है। इस सीट से मुकेश सहनी एमएलसी पद के लिए कल नामांकन भी कर लिया है। जी हालांकि उन्होंने इसके लिए मना कर दिया था, लेकिन देश के गृह मंत्री अमित शाह के फोन आने के बाद उन्होंने इसके लिए हामी भरी। एनडीए में एमएलसी पद की उम्मीदवारों को लेकर सभी सियासी उठापटक समाप्त हो चुकी है। जी हां, इसके लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह को मोर्चा थामना पड़ा। दरअसल 1.5 साल के छोटे कार्यकाल का मसला बनाकर विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी नामांकन से बच रहे थे। जी हां, उन्होंने इसके लिए मना भी कर दिया था, लेकिन अमित शाह के फोन कॉल ने मामला फिट कर दिया और कल मुकेश सहनी ने पर्चा भी दाखिल कर दिया। दोस्तों बिहार में जमुई, नवादा, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर और गया जिले के 7 सड़कें चकाचक होगी। उनकी मरम्मत के लिए पथ निर्माण विभाग की निविदा समिति ने 135 करोड़ रुपए मंजूरी कर लिया है। जी ये जानकारी राज्य के पथ निर्माण मंत्री मंगल पांडे ने रविवार को दी है। उन्होंने पूरी गुणवत्ता के साथ 9 से 18 माह के भीतर योजनाओं को पूरा करने का अधिकारियों को निर्देश दिया है। सड़कों के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के साथ साथ पथ निर्माण से संबंधित कई अन्य कार्य किए जाएंगे। जी मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि जमुई जिले की 3 योजनाओं के लिए 66 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। दोस्तों बिहार में भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है, इसकी तस्वीर एक वायरल वीडियो से समझा जा सकता है। जी हां, दरअसल खगड़िया से आया एक वायरल वीडियो यह बताने के लिए काफी है कि थाना में पुलिस किस तरीके से रुपया की वसूली कर रही है। वीडियो में दिखाई दे रहा है भरतखनी ओपी के दारोगा हरेंद्र पांडे द्वारा एक मामला को निपटने के लिए एवज में पीड़िता से 5,000 रुपए घूस लेने की मांग की गई। जी हां, वहीं जब दारोगा को 4,000 रुपए दिया गया तो वे 1,000 रुपए की मांग बार बार करने लगे। इतना ही नहीं, रुपया मिलने के बाद हरेंद्र पांडे ने थाना प्रभारी को फोन किया और फिर अपने मन मुताबिक आवेदन लिखने को कहा। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद खगड़िया एसपी अमितेश कुमार ने डीएसपी गोगड़ी को जांच का आदेश दिया और फिर मामला सही पाए जाने पर दारोगा हरेंद्र पांडे को निलंबित कर दिया गया। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव छपरा जिले के जलालपुर सौड़ी गांव में निजी एयरलाइंस के मैनेजर रुपेश सिंह के परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे थे। रुपेश सिंह के पिता से मुलाकात के दौरान तेजस्वी यादव भावुक हो गए। रुपेश के पिता ने तेजस्वी यादव का हाथ पकड़कर उनके सामने कहा है कि रुपेश आपके अच्छे दोस्त थे और अब वो नहीं रहे, उनकी जगह आप ही मेरे बेटे हैं, जो करना है आप ही को करना है। उन्होंने कहा कि बच्चे के पढ़ाई और बहू के नौकरी लग जाए तो फिर अच्छा होगा, ताकि हम पति पत्नी का गुजारा हो सके। वहीं पिता को सांत्वना देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम हर मोर्चे पर रुपेश को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। साथ ही रुपेश कुमार सिंह के बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था करेंगे और जॉब दिलवाने में रुपेश सिंह की पत्नी की मदद भी करेंगे। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बचपन में जिन स्कूल में पढ़ाई की थी उसकी काया अब पलटेगी। जी हां, स्कूल के भवन का विस्तार होगा। राज्य सरकार इसकी तमाम कमियों को दूर करके उसे बेहतर स्वरूप देना चाहती है। इस संबंध में पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने रविवार को बख्तियारपुर स्थित श्री गणेश हाई स्कूल का निरीक्षण किया। इस क्रम में उन्होंने हाई स्कूल के भवन की वर्तमान स्थिति को देखा। जहां उनका यह निरीक्षण इसके भवन को विस्तार रूप देते हुए नए भवन के निर्माण को लेकर था, ताकि यहाँ पढ़ाई पर रहे छात्र छात्राओं की पढ़ाई बेहतर तरीके से बिना किसी बाधा के हो सके। जहां इसी हाई स्कूल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी पढ़ाई भी की थी। दोस्तों बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया पूरी कराने के लिए 2 लाख से ज्यादा उम्मीदवार अब अपना सिर मुंडवाएंगे। शायद इसके बाद सरकार को यह एहसास हो जाएगी कि 2 सालों में शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया टाली जा रही है। जी हां, बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थी सरकार के पास गुहार लगाते लगाते परेशान हो चुके हैं, थक चुके हैं। लेकिन सरकारी रवैये को देखते हुए बहाली में अभी और काफी वक्त लगने की आशंका बढ़ती जा रही है। बिहार के 2 लाख से ज्यादा शिक्षक अभ्यर्थी पिछले 2 सालों से बहाली के लिए परेशान हैं, लेकिन नियुक्ति के लिए सरकार की प्रक्रिया और सुस्त होती जा रही है। ये मामला कई दफे हाईकोर्ट में भी गया। हाईकोर्ट ने सारे मामले में बाधा दूर कर दी है, लेकिन फिर सरकार ने बहाली प्रक्रिया शुरू नहीं की है। जी हां, अब तक काउंसलिंग का डेट तय नहीं किया गया है। अभ्यर्थी बिहार के शिक्षा विभाग के मंत्री से लेकर प्रधान सचिव तक गुहार लगाकर थक चुके हैं, लेकिन नहीं कोई फरियाद सुनी जा रही है, ना ही कोई सुनवाई हो रही है।
दोस्तों, भाजपा के पूर्व मंत्री एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने रविवार को कहा कि पार्टी का हित उनके लिए सर्वोपरि है और अगर पार्टी उन्हें जिला अध्यक्ष भी बना देती तो वो उसे सहर्ष स्वीकार करते और फिर कार्यकर्ता के तौर पर काम करते। सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बीते दिनों गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत के दौरान भी उन्होंने कहा था कि अगर 10 साल भी कोई भी काम नहीं देंगे तो भी वे पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि जो सम्मान जीत कर भी नहीं मिल पाता है उससे कहीं अधिक भागलपुर की जनता ने उन्हें सम्मान दिया है। जी हाँ, मोहब्बत पर कमल खिलाने का काम मैंने भागलपुर में किया है। भाजपा सूत्रों के मुताबिक शाहनवाज हुसैन को पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी द्वारा खाली की गई सीट से मैदान में उतारा गया है। जी हाँ, बिहार विधान परिषद की इस सीट का कार्यकाल 2024 में समाप्त हो रहा है। टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए इस बार के विधानसभा चुनाव में कड़ी चुनौती मिलने वाली है। जी हां, राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही चुनावी अभियान शुरू कर दिया है। इसी बीच अब महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ पार्टी शिवसेना ने भी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 के मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया है। शिवसेना के संजय राउत ने रविवार को इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ हुई बैठक में यह फैसला किया गया है। जमीयत उलमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने लव जिहाद के बने कानून पर संविधान के दिशा निर्देश के खिलाफ और नागरिकों की स्वतंत्रता एवं उनके अधिकारों पर हमला करार दिया है। उन्होंने कहा कि संविधान में देश के हर नागरिक को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है, साथ ही उसे अपनी पसंद और नापसंद व्यक्त करने का भी अधिकार मिला है। रविवार को मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कहा कि जमीयत ने ऐसे मामलों में पीड़ितों को कानूनी मदद उपलब्ध कराने का फैसला किया है। जहां उनका आरोप है कि लव जिहाद कानून की आड़ में एक समुदाय को यानी कि मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बढ़ावा देने के लिए सोलापुर शहर में यानी कि दिल्ली के सोलापुर शहर में मुसलमानों ने एक हिंदू लड़की की शिक्षा के लिए 55,000 रुपए का दान किया है। लड़की शायली नरेश गुरमम पद्मशाली समाज से हैं। नीट परीक्षा में अपनी सफलता के बाद उन्हें BDS यानी कि बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी में प्रवेश लेना था, लेकिन परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण वे प्रवेश लेने में असमर्थ थी, जिसके कारण उनका डॉक्टर बनने का सपना अधूरा रहने वाला था। मुस्लिम मिरर की रिपोर्ट के अनुसार सामाजिक कार्यकर्ता रविंद्र मोसाकी ने कहा है कि सायली की कहानी एक स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित हुई थी। हमने इस मामले को गंभीरता से लिया और फिर सायली के लिए आर्थिक सहायता के लिए युवा मुस्लिम सामाजिक कार्यकर्ता हसीब नादफ से अनुरोध किया। जैसे ही मैंने हसीब के सामने लड़की की पूरी कहानी बताई, वे हरकत में आ गया और फिर अपने कुछ मुस्लिम दोस्तों को बुलाने लगा। आपको बता दूं कि मुझे उन मुस्लिम भाइयों को धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने इस लड़की की मदद के लिए उनके धर्म पर विचार किए बिना मदद की है। जी हाँ, ये हमारे बीच भाईचारा को फैलाने में मदद करेगा। दोस्तों, अमेजन प्राइम वीडियो की वेब सीरीज तांडव को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। उत्तर प्रदेश में धर्म नगरी अयोध्या, मथुरा और फिर काशी के साथ प्रयागराज में यानी कि इलाहाबाद में साधु संतों समेत कई अन्य संगठनों ने भी इस फिल्म का खुलकर विरोध करते हुए इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने तांडव वेब सीरीज को लेकर अमेजन से सफाई मांगी है। इस बीच जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने तांडव फिल्म पर जारी विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। जी हाँ, केसी त्यागी ने अपने बयान में कहा है कि क्या राजनीति फिल्मों का निर्देशन तय करेंगे। पहले ऐसे विवादों पर शिकायतें नहीं होती थी, दौर बदल गया है। तांडव फिल्म के जिन दृश्यों पर विवाद है उस पर जिम्मेदारी तो सेंसर बोर्ड की बनती है और अगर यह सेंसर बोर्ड के दायरे से बाहर है तो फिर फिल्म निर्माताओं और फिर संवाद लेखकों को बदली परिस्थितियों में देखना चाहिए कि क्या ये समय काल परिस्थितियों के हिसाब से सही है या फिर गलत है। उन्होंने कहा कि कला और फिल्मों के बारे में मेरे जो अनुभव हैं उसके मुताबिक किसी भी समय में विवादों को लेकर पहले शिकायतें नहीं होती थी। दीवार फिल्म में अमिताभ बच्चन भगवान की मूर्ति के पास जाने से इनकार करते हैं और भगवान को इशारा करते हुए कहते हैं कि न्याय उनके बस की बात नहीं है, इसीलिए आस्था नहीं है। और फिर हिंदू धर्म के लोग भी इसको बुरा नहीं मानते थे, लेकिन आज वक्त बदल गया है, दौर बदल गया है। जरा सी बात पर हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं और फिर कुछ भी करने लगते हैं। कोरोना के कारण देश भर में बंद स्कूल कॉलेज अब धीरे धीरे खुलने लगे हैं। जी हां, राज्य सरकार शैक्षणिक संस्थानों के अलग अलग दिशा निर्देश और गाइडलाइंस भी जारी कर रही है। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के कारण मार्च 2020 से स्कूल और कॉलेज बंद है। जी हां, केंद्र सरकार ने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों पर छोड़ दिया था कि कोरोना की स्थितियों का आकलन करते हुए तय करे कि स्कूल कब से खोला जाएगा। बिहार में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं पहले से ही शुरू की जा चुकी है। जी हां, साथ ही सरकार ने 8वीं तक की कक्षाएं खोलने के लिए भी 18 जनवरी से
निर्देश दिए थे, लेकिन अब इस संबंध में निर्णय 25 जनवरी के बाद स्थिति का आकलन करने के बाद ही लिया जाएगा। राज्य सरकार ने अब तक 27 जिलों में स्थिति का आकलन किया है और पाया है कि बड़ी संख्या में कोरोना महामारी के डर से वापस स्कूल जाने के डर रहे हैं, बच्चे स्कूल जाने से डर रहे हैं और इसी को मद्देनजर यानी कि इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह फैसला किया है कि अभी 8वीं तक की कक्षाएं शुरू नहीं होगी। दोस्तों, बिहार की चुनावी राजनीति में अपना परचम लहराकर जमुई विधानसभा से भाजपा के टिकट पर विधायक बनने वाली अर्जुन अडार्डी अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज श्रेयसी सिंह अब वर्ल्ड कप में भारत को मेडल दिलाने के लिए निशाना बनाएंगी। जी हां, निशाना लगाएगी। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप के लिए श्रेयसी सिंह ने भारतीय टीम में अपनी जगह बना ली है। सियासत में बने रहते हुए जनता की सेवा करना और खेल प्रतिभा को साधे रखना, उसे तराशना श्रेयसी सिंह की बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। जी हां, श्रेयसी सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय दिग्विजय सिंह की बेटी है। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में जगह पाने के बाद श्रेयसी सिंह ने कहा है कि वे राजनीति में आने से पहले हमेशा कहा करते थे कि वे शूटिंग करती रहेगी। इसका यह मतलब नहीं है कि वे अपने क्षेत्र के लोगों से दूर है। जमुई के लोगों के भरोसे पर वे खरा उतरेगी। जब वे कहते हैं कि मेरी चाहत है कि बिहार की खिलाड़ियों की प्रतिभा को उचित प्लेटफॉर्म मिले, जिसके लिए वे काम कर रही है। इस साल 17 से 29 मार्च तक नई दिल्ली में ISSF शूटिंग चैंपियनशिप वर्ल्ड कप का आयोजन होना है, जिसमें श्रेयसी सिंह भारत की टीम में क्वालिफाइड कर गई है। जमुई सीट से विधायक बनने के बाद अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित श्रेयसी सिंह अपने विधानसभा क्षेत्र में खिलाड़ियों और फिर खेल को बढ़ावा देने के लिए काम तेजी से कर रही है, जिसका नतीजा है कि लगभग 11 करोड़ की लागत से स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जिला प्रशासन ने मंजूरी दे दी है। जी हां, श्रेयसी सिंह ने कहा है कि अपने मेहनत के बल पर वे राजनीति और फिर निशानेबाजी में बेहतर काम करने का लक्ष्य है, उनका लक्ष्य है। जी हां, एक सवाल के जवाब में श्रेयसी सिंह ने कहा है कि बिहार सरकार से मंत्रिमंडल में कोई भी जवाबदारी मिलने पर वे खरी उतरेगी, ऐसा विश्वास है। दोस्तों, बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी होने के बावजूद भी शराब तस्कर धड़ल्ले से शराब का धंधा कर रहे हैं। ताजा मामला पटना जिला का है, जहां एक सिपाही के घर से भारी मात्रा में शराब जब्त किया गया है। जी हां, पटना पुलिस इस मामले की जांच में जुटा हुआ है। घटना राजधानी पटना के रामकृष्ण नगर थाना इलाके की है, जहां एक्साइज डिपार्टमेंट के सिपाही के घर से, जी हां, यानी कि एक पुलिसकर्मी के घर से भारी मात्रा में शराब बरामद किया है। जी हां, पटना पुलिस की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी सिपाही के घर से जो शराब जब्त किया गया है उसकी जांच की जा रही है। सिपाही के घर में इतनी भारी मात्रा में शराब कहां से और फिर कैसे आई, इसकी भी जांच की जा रही है। रामकृष्ण नगर थानेदार के मुताबिक आरोपी सिपाही से भी पूछताछ की जा रही है। मामले की जांच के बाद आरोपी के ऊपर आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। दोस्तों, अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने बॉलीवुड को कई सुपरहिट फिल्में दी है। जी हाल ही में उन्होंने लव जिहाद पर टिप्पणी की है। यह शब्द इसलिए उछाला गया है ताकि हिंदू और मुसलमानों के बीच एक दूरी हो। उन्होंने अपने जीवन के बारे में कई बात की है। कारवाई लव नाम के एक यूट्यूब चैनल को दिए गए साक्षात्कार में उन्होंने कहा है कि रत्ना पाठक से शादी करने से पहले मेरी माँ ने मुझसे पूछा था कि क्या वह शादी के बाद अपना धर्म बदलेगी। मैंने अपनी माँ के सवाल का जवाब नहीं में दिया। मैं हमेशा समझती थी कि मेरी हिंदू महिला से शादी करना समाज में एक उदाहरण होगा। हमने अपने बच्चों को हर धर्म के बारे में सिखाया है। हमने उन्हें कभी भी एक धर्म का पालन करने के लिए नहीं कहा है। मेरा हमेशा से मानना है कि इन मतभेदों को धीरे धीरे खत्म कर दिया जाएगा। नसीरुद्दीन शाह ने अपनी बातचीत में कहा कि लव जिहाद जैसी चीजें राजनीति में हैं। मेरी माँ अनपढ़ थी, उन्होंने मुझे परंपरागत माहौल में बड़ा किया। दिन में 5 बार नमाजें पढ़ती थी। हर बार एक पूर्ण व्रत यानी कि रोजा और फिर हज यात्रा होती थी। शादी के बाद उसने मुझसे कहा कि आप बचपन में दिखाई गई चीजों को कैसे बदल सकते हैं। किसी का धर्म परिवर्तन करना सही नहीं है। नसीरुद्दीन शाह ने कहा है कि समाज में जिस तरीके से खाई पैदा की जा रही है उससे मैं बहुत परेशान हूं। जैसा कि लव जिहाद का तमाशा चल रहा है, जो लोग इस शब्द को उछालते हैं उन्हें जिहाद शब्द का अर्थ नहीं मालूम है, नहीं पता है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा है कि लव जिहाद शब्द को उछाला जा रहा है ताकि हिंदू और मुसलमानों के बीच खाई पैदा हो। अंतर धार्मिक विवाह न करें। लव जिहाद के नाम पर युवा प्रेमियों के उत्पीड़न से उन्हें गहरा दुख हुआ है। दोस्तों, बिहार में जीविका दीदियों की मेहनत रंग ला रही है। आपसी तालमेल और कठिन परिश्रम की बदौलत दीदियों ने महज 2.5 साल में सहरसा वुमन जीविका प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के कारोबार को 1 करोड़ 30 लाख रुपए के पार पहुंचा दिया है। जी हां, कंपनी के 13 जून 2018 को जब स्थापना हुई थी तो 15,70,000 रुपए से कारोबार की शुरुआत हुई थी। कंपनी से जुड़ी 140 दीदियों ने 500 रुपए लगाकर कारोबार करना शुरू किया था। जी हां, जीविका दीदियों ने 15 लाख रुपए का आर्थिक सहायता देकर उनके हौसले को पंख देने का काम किया था। खुद के पैर पर खड़ा होने की हौसला पाले दीदियों के मेहनत के बदौलत अभी सहरसा वुमन जीविका प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का कारोबार 1 करोड़ 32 लाख
पर पहुंच गया है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहीं तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।